हेलो नमस्कार दोस्तों, हरितस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डीएसएसबी के एग्ज़ाम कभी भी आ सकते हैं। इसलिए डीएसएसबी के जो भी पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डीएसएसबी का साइंस मेल टीजीटी का पेपर मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। आज मैं आपको डीएसएसबी का पीटीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम था, तो आज मैं आपको ये एग्ज़ाम सोल्व करवाऊँगा। देखिए ध्यान, मैं पहले भी अपने लेक्चर में आपको बात बता चुका हूँ, अब एक बार फिर बता रहा हूँ। हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का अपना एक क्वेश्चन बैंक होता है और उसी क्वेश्चन बैंक से वो अक्सर प्रश्नों को उठाते हैं। तो जो प्रश्न पुराने पेपरों में आ चुके हैं, अगर हम 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, तो हमारा खुद का एक क्वेश्चन बैंक डेवलप हो जाएगा। अगर हम उन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे और उनसे संबंधित और जो डिटेल जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अगर उसको हम पढ़ लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी और एक हमारा पैटर्न सा दिमाग में बन जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न डीएसएसबी पूछ सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डीएसएसबी का पीटीआई एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, उस ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको करवाऊंगा और सॉल्यूशन के साथ साथ उनकी डिटेल्स भी बताऊंगा, उनसे संबंधित और जो रेलिवेंट प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है। दोमट यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है पर चलिए पढ़ते हैं। यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है, गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं होती, दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं। तो इसमें यह पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सत्य है। तो 3 ही पॉइंट दिए हैं, केवल 1, 3 और केवल 2, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें इनमें से एक देखना है। तो सबसे पहले दोमट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। दोमट या जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और ये जो मिट्टी है भारत के लगभग 35% हिस्से पर पाई जाती है, तो बहुत बड़े हिस्से को ये मिट्टी घेरती है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों से हमें एक चीज़ पता लगती है कि गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है, ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो गया है। दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। दोमट या जलोढ़ कृषि के लिए उत्तम होती है, भारत में 35% में यही पाई जाती है। इन 2 बातों का अगर हमें पता होता तो गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है, यह प्रश्न गलत हो जाता है, यह पॉइंट गलत हो जाता है। दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, यह बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहीं से हमारा ऑप्शन बन जाता है, केवल 3 हमारा ठीक है, क्योंकि अगर 2 गलत है तो उपरोक्त सभी ठीक नहीं हो सकता। फिर भी तीसरे के बारे में हम जान लेते हैं। इन्होंने ऑप्शन दिया है यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है। दोमट मिट्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नाइट्रोजन और पोटाश की कमी होती है और फास्फोरस और ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ह्यूमस वो भाग होता है मृदा का जो उसके उपजाऊपन को बनाए रखता है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों का यह निर्माण करता है और भारत के 35% हिस्से में यही पाया जाता है। तो दोमट या जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने 5 पॉइंट पढ़े, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। दोमट या जलोढ़ के बारे में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इन पॉइंटों में से आपका वो कवर हो जाएगा। वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछ रखा है उन्होंने, इस टाइप के प्रश्न आगे पूछे जाने की संभावना कम है, परंतु यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया हो जाता है कि डीएसएसबी मिट्टियों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछ लेता है। तो जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, या फिर हमारी वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, इस टाइप की मिट्टियों के बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो मेन बातें थी वो बता दी है। बहुत सारी फसलों की कृषि के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। यह नदियों के द्वारा जो पानी लाया जाता है उससे बनती है और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों का निर्माण करती है। फास्फोरस और ह्यूमस इस मिट्टी में अधिक होता है, नाइट्रोजन और पोटाश कम होता है और भारत के लगभग 35% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, अपने बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 4 हमें टॉपिक दिए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, बाघ परियोजना 1973 में, हाथी परियोजना 1992 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984 में। ये इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा एक गलत है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, और ये 72 में कब बना? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित इशू चल रहे थे, तो स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जहां पर ये चिंता प्रकट की गई बहुत सारे देशों के द्वारा कि अब हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में। उसी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत में भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 हुआ। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्टॉकहोम स्वीडन में संधि हुई कई सारे देशों के बीच में 1972 में। उसी के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। उसी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के हिसाब से बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया टाइगर्स के संरक्षण के लिए 1973 में। हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। अब इस टाइप के और कौन कौन से संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, जो सबसे पहले है जल प्रदूषण कानून 1974 में बना। भारत में जल प्रदूषण कानून कब बनाया गया? 1974 में बनाया गया। वायु प्रदूषण कानून 1981 में बनाया गया। वन्यजीव संरक्षण इन्होंने दे रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया। हाथी परियोजना 1992 में चलाई गई। और इन सब कानूनों से संबंधित एक कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया, और इस कानून को सभी पर्यावरण कानूनों की छतरी के रूप में जाना जाता है, यानी अम्ब्रेला एक्ट के रूप में जाना जाता है। यानी इन सभी कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। अब ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न उन्होंने पूछा है तो हो सकता है इस टाइप का प्रश्न आगे पूछ लें। जल प्रदूषण कानून 1974 में बना। वायु प्रदूषण कानून 1981 में बना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। बाघ परियोजना 1973 में। हाथी परियोजना 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और इसके बाद 2002 में बना जैव विविधता कानून, जो भारत में अलग अलग जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति, फ्लोरा और फौना बहुत ज़बरदस्त मात्रा में पाई जाती हैं, विविधता के रूप में पाई जाती हैं। तो उसको बचाने के लिए कानून बनाया गया 2002 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के हिसाब से कोर्ट की स्थापना की गई, प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखता है। उसको नाम दिया गया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो ये भी उसी से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की गई? 2010 में। तो ये अलग अलग कानून भारत में हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का है। अटल बिहारी वाजपेयी खालिस्तान के लिए प्रधानमंत्री रहे। कितनी बार वो प्रधानमंत्री बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहले 1996 में वो प्रधानमंत्री रहे केवल 13 दिनों के लिए। उसके बाद 1998 में एक बार प्रधानमंत्री बने कुछ समय के लिए, लगभग 1 वर्ष के लिए। और 1999 से 2004 के लिए वो 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 वर्ष के लिए 3 बार प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री का पॉइंट आया है, तो प्रधानमंत्रियों से संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये 13 या कई बुक्स में ये 15 भी लिखा हुआ है। तो मात्र इतने दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। दूसरा, सबसे अधिक समय तक कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आप सभी जानते होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये 1964 तक, स्वतंत्रता से 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे।
पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद दिया गया किसे? गुलजारी लाल नंदा को। और ये एक नहीं 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। दोनों बार मौका मिला और दोनों बार इन्हीं को मौका मिला, गुलजारी लाल नंदा को, पहली बार भी और दूसरी बार भी। तो पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? पहले कांग्रेस का ही सत्ता में शासन रहता था, तो पहली बार 1977 में मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो पहले गैर कांग्रेसी कौन थे जो प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई। 1977 में जब संपूर्ण क्रांति हुई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार का तख्तापलट हुआ और उसके बाद 2 वर्षों के लिए जो सरकार आई मोरारजी देसाई की आई। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, प्रश्न पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री रहे? 3 बार। सबसे कम वर्ष के लिए, सबसे कम समय के लिए 13 दिन के लिए। सबसे अधिक समय तक के लिए नेहरू रहे। पहले और एकमात्र कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा रहे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दलहन यानी दालों से संबंधित खेती जो होती है उसको कहते हैं दलहन की खेती। तेल से संबंधित जो फसलें होती हैं उनको कहते हैं तिलहन की खेती। तो दलहन की खेती का पॉइंट दे रखे इन्होंने, कम नमी की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है, ये पॉइंट भी सही है। तीसरा इन्होंने दे रखा है, भारत में दालों के आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। आयात मतलब खरीद, हम दूसरे देशों से खरीदें, निर्यात मतलब दूसरे देशों को बेचें। तो ये कह रहा है आयात से ज़्यादा निर्यात होता है, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। हमारे देश में इतनी दालें नहीं होती कि हम दूसरे देशों को बेच पाएँ, हमें आयात करना पड़ता है ज़्यादा निर्यात से। तो तीसरा पॉइंट गलत है। दाल की खेती के लिए नमी की आवश्यकता कम होती है और शुष्क परिस्थितियों में भी यह रह सकती है। दोनों लगभग एक ही पॉइंट है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अब दलहन की बात आई है तो कुछ और जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। दलहन का मतलब होता है दालों वाली खेती, शुष्क टाइप की खेती होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। आजकल इसलिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि धान और गेहूं की बजाय दालों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत होता है। दूसरा यह है भूमि के जल को कम लेती है और भूमि के जल का उससे बचाव होता है। काली और दोमट मिट्टी में यह फसल आसानी से हो जाती है। दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी में, और उसके साथ साथ कपास वाली काली मिट्टी में दाल की खेती की जा सकती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दाल की खेती, दाल की जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो प्रकृति की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है और उसे कहते हैं नाइट्रोजनीकरण। दोबारा बता रहा हूँ मैं, नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया में दालों की फसलों का बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है। पौधे जो होते हैं वो प्रकृति की नाइट्रोजन को सीधा ग्राइंड नहीं कर पाते, उसे पहले नाइट्रेट में बदलना पड़ता है और उस नाइट्रेट को बदलने का काम कौन करता है? राइजोबियम नामक जीवाणु करता है, जो कि कौन से फसलों की जड़ों में पाया जाता है? दलहन फसलों की जड़ों में ये पाया जाता है। प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, नाइट्रोजनीकरण में कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग लेती हैं? दलहन की फसलें। दलहन की राइजोबियम नामक जीवाणु जो नाइट्रोजनीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, वो किन फसलों की जड़ों में रहता है? दलहन फसलों की जड़ों में रहता है। ठीक है। दालों के मामले में दाल उत्पादन में सबसे पहला स्थान जो है वो कौन से प्रदेश का है? मध्य प्रदेश का दाल उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। तो ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। दलहन दालों वाली खेती शुष्क खेती होती है, काली और दोमट मिट्टी में होती है। इसकी जड़ों में नाइट्रोजनीकरण वाला राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दालों के उत्पादन में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। इसके बाद पांचवा प्रश्न हमारा, पांचवा प्रश्न है, ये अगर डीएसएसबी के बाकी एग्जाम्स को देखें तो उसके हिसाब से काफ़ी टफ पेपर उन्होंने सेट कर रखा है, पर हमें इससे जानकारी लेनी है, हमें पैटर्न को समझना है कि किस टाइप के प्रश्न डीएसएसबी ने पिछले पेपरों में आज तक पूछे हैं।
सूची 1 और 2 का मिलान करना है कि कौन सा किससे मिलेगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जस्ता के लिए जावर राजस्थान की खाने इंपॉर्टेंट हैं। सोना हट्टी कर्नाटक की खाने इंपॉर्टेंट हैं। क्रोमाइट के लिए सुकिंदा उड़ीसा की खाने इंपॉर्टेंट हैं। और पायराइट के लिए अमझोर बिहार की इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो ये चारों खाने इम्पोर्टेंट हैं। इससे अलग और जो खाने हैं, जैसे जैसे इस टाइप के प्रश्न आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और इनसे संबंधित और जो डिटेल्स हैं वो जैसे ही हम DSSB का बैच शुरू करेंगे ऐप पर, वहाँ पे आप ले सकते हैं। आप हरीतस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट नाम से ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के प्रश्न मैथ के इंग्लिश के भी हम आगे सोल्व करवाएंगे। तो ये हमारा हो गया अमझोर बिहार में कौन से खनिज के लिए, पाइराइट के लिए। सुकिंदा की खदान उड़ीसा में कौन से खनिज के लिए, क्रोमाइट के लिए। हट्टी कर्नाटक में सोने के लिए जानी जाती है। जावर की खाने राजस्थान में जिंक या जस्ते के लिए जानी जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के संबंध में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही का मतलब होता है यानी सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर बढ़ते हुए। तो ये मैं बता दूं, ये बहुत पेचीदा प्रश्न उन्होंने पूछ लिया है। तो बिल्कुल इसका तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, पर इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि ये तो उन्होंने बिल्कुल UPSC लेवल का प्रश्न पूछ लिया है। सारे राज्य लिंग अनुपात के हिसाब से याद करने लगभग इम्पॉसिबल काम है। अब लिंग अनुपात की बात हुई है तो जनसंख्या से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप के प्रश्न को छोड़कर, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रश्न उन्होंने पूछ लिया है। सबसे पहला तो प्रश्न में ही एक पॉइंट है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या या पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो जो लिंग अनुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं देश में, वो कहलाता है लिंग अनुपात। तो 2011 के हिसाब से सबसे अधिक लिंग अनुपात है केरल का, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु का और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश का। सबसे अधिक केरल में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में। ये मैं बात कर रहा हूँ लिंग अनुपात की। सबसे कम की अगर बात करें तो हरियाणा में। अब जब जनसंख्या की बात आती है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें एक पॉइंट आता है साक्षरता का। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में, दूसरे नंबर पर मिजोरम में, तीसरे नंबर पर गोवा की साक्षरता। ये मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज की। सबसे कम साक्षरता बिहार की। तीसरा पॉइंट आता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कितने लोग रहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके के हिसाब से सबसे अधिक लोग रहते हैं बिहार में 1106, कई बुक्स में 1102 भी है। तो दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल में, इसको आप 1106 से याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सिर्फ 17 लोग रहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या में राज्यों से संबंधित जो तथ्य हैं, क्योंकि ये राज्यों से संबंधित प्रश्न था, वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जाएंगे जनसंख्या से संबंधित कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत में साक्षरता दर कितनी है, वो चीज़ें भी मैं क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूँ। जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का है। अब देखिए ये जो राज्य इन्होंने दिए हैं ये पहले 3 में भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो कितने सारे राज्य कोई कैंडिडेट याद करेगा। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रश्न था, पर जनसंख्या से संबंधित अगर और कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका इनमें से कवर हो जाएगा। सबसे कम हरियाणा में। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें केरल में सबसे ज़्यादा, मिजोरम में दूसरे नंबर पर, गोवा में तीसरे नंबर पर। सबसे कम बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रश्न है आपके जिसमें राज्यों से संबंधित जनसंख्या का कोई आंकड़ा पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। संप्रीति 2017 भारत की सशस्त्र सेनाओं और खालिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था। सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। DSSB के हर दूसरे पेपर में ये प्रश्न जरूर मिलता है। तो संप्रीति 2017 की बात है, तो क्योंकि ये पेपर 2017 में हुआ था तो उस टाइम पे करंट का मुद्दा था, तो अब ये संप्रीति इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। वैसे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये बांग्लादेश के साथ हुआ था।
अब 2020 में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ। मालाबार सैन्य अभ्यास, जापान, अमेरिका और भारत। भारत का मैंने नाम नहीं लिखा है किसी में क्योंकि भारत तो कॉमन है ही। तो जापान, अमेरिका और भारत का सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? मालाबार। क्वाड, इन्हीं में ऑस्ट्रेलिया को जोड़ दीजिए। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड के नाम से जाना जाता है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत का सैन्य अभ्यास है। मैत्री सैन्य अभ्यास थाईलैंड और भारत के बीच में। इंद्र नाम से सैन्य अभ्यास रूस और भारत के बीच में। सेलिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, तो संप्रीति बांग्लादेश के साथ, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2017 की बात थी। 2020 में मालाबार, जापान, अमेरिका और भारत। क्वाड, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड इस वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का चीन के साथ जो तनाव चला हुआ है उसके कारण भारत ने इस अभ्यास को दोबारा से शुरू किया है। पहले इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यानी चीन को घेरने के लिए ये अभ्यास दोबारा से शुरू किया गया है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। गरुड़ इंडोनेशिया और भारत। मैत्री थाईलैंड और भारत। इंद्र रूस और भारत। सेलिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास है। तो 2020 के मेन जो युद्ध अभ्यास हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये साइंस का प्रश्न है, वो पूछता है अवरक्त, दृश्य और पैराबैंगनी यानी कि इंफ्रारेड, विजिबल रेज और अल्ट्रावायलेट जो विकिरण हैं, रेज हैं, उनमें के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रश्न है पर फिर भी चलिए देखते हैं। अवरक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पैराबैंगनी किरणों से अधिक होती है। पैराबैंगनी की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होती है। तो सबसे पहले तो इनकी तरंग दैर्घ्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंगों का प्रकाश माना जाता है जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 रंगों को हम विजिबल लाइट या फिर दृश्य प्रकाश के नाम से जानते हैं। और ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये इसी क्रम में, बढ़ते क्रम में इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। तो सबसे कम वायलेट की, उसके बाद इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की और रेड की। यानी रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा और वायलेट की सबसे कम होती है। अब ये तो था दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश के इस साइड यानी वायलेट से पहले का जो होता है वो होता है अल्ट्रावायलेट। यानी अल्ट्रावायलेट की, पैराबैंगनी की जो तरंग दैर्घ्य है वो वायलेट से भी क्या होती है? कम होती है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, अल्ट्रावायलेट का मतलब है वायलेट से भी पहले वाला। तो अल्ट्रावायलेट आएगा इस साइड और रेड के बाद यानी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यानी रेड के बाद, तो रेड से भी बाद में आएगा अवरक्त प्रकाश, उसकी तरंग दैर्घ्य इससे भी ज़्यादा होती है। तो समझ में आ गया होगा, अल्ट्रावायलेट वायलेट से भी पहले और रेड के बाद इंफ्रारेड। तो तरंग दैर्घ्य का तो हमें मतलब समझ में आ गया कि वायलेट की सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, और रेड से भी ज़्यादा होती है अवरक्त की और वायलेट से भी कम होती है अल्ट्रावायलेट की। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ये पूछता है अवरक्त की तरंग दैर्घ्यता पैराबैंगनी विकिरणों से अधिक होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पैराबैंगनी की तरंग दैर्घ्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये इस साइड आ गया। तीसरे नंबर पर है दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा। अब बात आती है फोटोन ऊर्जा के ऊपर। फोटोन ऊर्जा की मैं बात बता देता हूँ आपको। फोटोन ऊर्जा के मामले में एक्स किरणों का, अल्ट्रावायलेट का और दृश्य प्रकाश का, इनका क्या संबंध होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्स किरणों की जो फोटोन ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की होती है और उसके बाद दृश्य प्रकाश की होती है, यानी पेनिट्रेशन की ताकत हम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है। इसके बारे में हम कन्फर्म तौर पर नहीं कह सकते। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, पैराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पैराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से क्या होती है? अधिक होती है। और अल्ट्रारेड की जो फोटोन ऊर्जा है वो दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। ये बात भी सही है क्योंकि इसकी एक्स किरणों के हिसाब से होती है। ये मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ सारा।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य का क्रम होता है ये विबग्योर, वायलेट से रेड तक। रेड के बाद आता है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश, और वायलेट से पहले आता है अल्ट्रावायलेट यानी कि पैराबैंगनी। तो ये तो क्रम हो गया हमारा तरंग दैर्घ्य का, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। फिर फोटोन ऊर्जा यानी पेनिट्रेशन की जो ताकत होती है, किसी चीज़ को भेदने की क्षमता, उसके हिसाब से एक्स किरणें सबसे ज़्यादा और इसी के हिसाब में होती हैं अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट की उससे कम और सबसे कम दृश्य प्रकाश की। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाता है कि पैरामैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम है, नहीं ये ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तरंग दैर्घ्य और फोटोन ऊर्जा के बारे में मोटे मोटे तौर की जो जानकारी है पेपर में जो पूछी जा सकती है वो मैंने आपको दे दी है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विश्व विकास रिपोर्ट खालिस्तान के द्वारा जारी की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है, और ये जारी करता है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या की जो रिपोर्ट है यानी विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो कौन सी संस्था जारी करती है? यूएनडीपी जारी करती है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट को तैयार करने में किसी भी देश में 3 पैमानों का प्रयोग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जीवन प्रत्याशा, औसत कितनी उम्र के लोग वहाँ पर जीते हैं, और साक्षरता, वहाँ पर साक्षरता का स्टेटस क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमारे 2 बन जाते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और तीसरा हमारा, यूएनडीपी कितने आधार पर तैयार की जाती है? 3 आधार पर। प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, जीवन प्रत्याशा देखी जाती है और साक्षरता देखी जाती है। अब करंट के में आ जाएं तो 2020 में यूएनडीपी द्वारा जो विश्व विकास रिपोर्ट जारी की गई उसमें भारत का स्थान था 131वां, और कुल देश कितने थे? 189। तो विश्व विकास रिपोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस पेपर के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। इसी प्रकार के बाकी पेपरों के लिए, मैथ और इंग्लिश से संबंधित पेपरों के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप है, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ और इंग्लिश के डीएसएसबी के पुराने जो भी पेपर हैं और आगे चलकर रीजनिंग और हिंदी के भी पेपर हम करवाएंगे। पेपर आने जा रहे हैं डीएसएसबी के, और एक पैटर्न पर ही कोई इंस्टीट्यूशन अपने पेपर लेता है। तो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप को भी डाउनलोड करना न भूलें।